हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्यू पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, यूपी कैटेट का जो एग्जाम है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है। उसी के लिए यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं और ये आज हमारा पार्ट 10 है, जिसमें हम एडवांस एग्रीकल्चर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने पार्ट 9 नहीं देखे हैं अभी तक, वो जाके देख लें। बाकी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज हाईली सेंसिटिव टू फोटो पीरियड। तो यहाँ पर पूछा गया कि फोटो पीरियड से संबंधित जो है कौन सी फसल ज़्यादा सेंसिटिव है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो इसमें मस्टर्ड है, सोयाबीन है, पोटैटो है और सनफ्लावर है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था। पहली बात तो समझे फोटो पीरियड क्या होता है। फोटो पीरियड जो होता है कि जो सनलाइट जो हमें मिलती है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, सोलर रेडिएशन, वो फोटो पीरियड कहलाता है कि एक दिन में कितने घंटे सूरज की रोशनी पौधों को मिल रही है। तो वो क्या कहलाता है, फोटो पीरियड कहलाता है। इसी के बेसिस पे पौधों को डिवाइड भी किया गया है। कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, कुछ डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया सेंसिटिव टू फोटो पीरियड। तो ये चार ऑप्शन थे। तो राइट आंसर इसका होगा सोयाबीन। ठीक है, तो सोयाबीन इसका राइट आंसर होगा। अब वो ऐसा क्यों है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सोयाबीन एक फोटो पीरियड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील फसल है। यह एक शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, जिसका अर्थ है ये तब फूलती फलती है जब दिन की लंबाई कम होती है। मीन्स सोलर रेडिएशन कम से कम मिलता है इसे, जो नॉर्मल रहता है। देखो यहाँ पर क्या है कि तीन तरह की फसलें होती हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स वो होते हैं जिनको उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट जो लॉन्ग डे प्लांट्स हो उनको फ्लोरिंग के टाइम पे ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, और शॉर्ट डे प्लांट्स को कम चाहिए होती है, कम टाइम के लिए चाहिए होती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो सोयाबीन एक शॉर्ट डे प्लांट है, तो जिसका अर्थ है तब फूलेगी फलेगी जब इसमें दिन की लंबाई कम होगी। अलग अलग अक्षांशों पर इसकी विभिन्न किस्में विकसित की गई हैं, क्योंकि दिन की लंबाई का इसके विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग वैरायटी डेवलप करी गई है ताकि अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल पाए। आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टूडेंट्स यूपी गेट के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत भी सीरियस हैं, या जो जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मिशन यूपी गेट 2026-27, ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस ग्रुप में क्या होगा कि जो भी यूपी गेट संबंधित जो भी समस्या बच्चों को आ रही है, उनको लेके उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम से लेके काउंसलिंग तक, एडमिशन प्रोसेस तक, सारा कुछ यूपी गेट पे आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई भी आपका जो वैलिड डाउट है वो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल का जो पब्लिक ऑफिशियल चैनल है व्हाट्सएप पे, वो इस QR कोड के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट क्रॉप इज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पूछा गया गेहूं की फसल में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है। तो ऑप्शन में है टिलरिंग स्टेज, ज्वाइंटिंग स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज और फ्लोरिंग स्टेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है, ये सोइंग के 21 दिन बाद देखने को मिलती है। ठीक है, 21 डेज आफ्टर सोइंग। तो जो ये अवस्था होती है, जिसको हम यहाँ पर CRI स्टेज भी बोलते हैं, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है वीट की। तो इस स्टेज पर सिंचाई बहुत ही ज़रूरी रहती है। ठीक है, तो ये इसकी क्रिटिकल स्टेज है, जिसको हम क्रांतिक अवस्था भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ पर एक बार समझ भी लेते हैं। ठीक है, तो CRI क्या है, ये 21 से 25 दिन लिखा है, लेकिन अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन दिया जाए तो आप 21 दिन को टिक करेंगे। 21 डेज इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। और इस अवस्था में अगर जल की कमी अगर रह जाती है तो प्रोडक्शन में 20 से 30% लॉस देखने को मिलता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है इरिगेशन के परस्पेक्टिव से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द डेफिशिएंसी सिम्टम खैरा डिजीज इन राइस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो धान में खैरा रोग, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, एग्रीकल्चर के हर एग्जाम में, और लगभग हर बच्चे को ये पता भी होगा। फिर भी जिनको नहीं पता वहाँ पर बता दें। तो खैरा रोग जो है वो आपका यहाँ पे जिंक की कमी से या जस्ता की कमी से ये देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि इस रोग में पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, छोटी और भूरी हो जाती हैं, और पौधों की वृद्धि जो है रुक जाती है। और ये रोग जो है अधिक pH वाली क्षारीय मृदाओं में देखने को मिलता है। तो जिंक सल्फेट का यूज करके 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी रोकथाम की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर परपरागित फसल है। ऑप्शन में व्हीट, राइस, और ये आपका जो है पी और मेज। तो आपको पता होगा व्हीट, राइस ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, पी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, बट जो मेज है ये कैसी आपकी है, ये आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप मानी जाती है, जो कि है एक्चुअल में। क्योंकि इसका जो प्लांट होता है, तो जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर कॉब लगती है, और यहाँ पर इसका जो है ये मेल पार्ट होता है इसका फ्लावर का। और जनरली ये किस नेचर की होती है, मोनोसियस नेचर की होती है। ठीक है, मोनोसिस में क्या होता है कि एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर रहेंगे, बट लोकेशन क्या होगी,
डिफरेंट लोकेशन रहती है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर मेज होगा। इसको एक बार और देख लेते हैं। तो मेज एक परपरागित फसल है, ठीक है। इसमें नर मादा फूल अलग अलग स्थानों पर, तो नर फूल को टैसल बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दो टर्म देखने को मिलता है, एक तो टैसलिंग होता है, ठीक है, एक होता है डिटैसलिंग। आप इसको समझिए अच्छे से, एक सेकंड गाइस। एक होता है डिटैसलिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टैसलिंग तो सिंपल सी प्रोसेस है कि जो इसका जो मेल फ्लावर होता है, नर फूल को निकलने का जो प्रोसेस है वो क्या है? टैसलिंग है। बट डिटैसलिंग होता है कभी कभी जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो हमें अगर मान लो कोई प्लांट एज ए मदर प्लांट लेना है, तो एज ए मदर प्लांट लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसके टैसल को काट देते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं। तो उस टैसल को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डिटैसलिंग कहलाती है। और टैसल के ग्रो होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? टैसलिंग कहलाती है। और मादा फूल को क्या बोलते हैं? सिल्क या कॉप बोलते हैं। हवा के माध्यम से पराग एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचता है, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जबकि जो गेहूं, चावल, मटर थे, ये कैसे? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग सीडलिंग बिफोर ट्रांसप्लांटिंग मेनली हेल्प्स प्लांट्स टू। तो रोपाई से पहले नर्सरी के पौधों को कठोर बनाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधों में किस चीज के लिए मदद करती है? तो पहला है इंक्रीज प्लांट हाइट, रिड्यूस ट्रांसप्लांटिंग सॉग, और ये है एनहेंस फ्लावरिंग, इंप्रूव फ्रूट साइज। तो ये चार ऑप्शन दिए गए, जिसमें आपको बताना था कि रोपाई से पहले, जब रोपाई क्या मतलब, जब नर्सरी से सीडलिंग्स को लेके जो आपका मेन फील्ड होता है वहां पर हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, तो प्लांट ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि पौधों को कठोर बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार से पौधों की मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिड्यूस ट्रांसप्लांटिंग सॉग। तो जो मतलब उस डिस्टर्बेंस होता है ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे, उसको कम करता है जो हार्डनिंग रहती है। अगर आप हार्डनिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, अपनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कम से कम लॉस हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, इसमें सिंचाई कम करना, पौधों को खुली हवा और धूप में रखना शामिल होता है। इससे पौधों की जड़ें कैसी होती है? मजबूत जड़ें हो जाती है। मेन चीज़ यही है कि इसकी रूट्स कैसी होती हैं? काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं, और रोपाई के बाद नए वातावरण में आसानी से अनुकूलित हो जाते हैं, जिससे ट्रांसप्लांटिंग शौक कम से कम देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि नर्सरी के टाइम पे तो जो प्लांट्स रहते हैं एकदम मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो अब उन्हें कंट्रोल से अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जाना होता है। तो उस प्रोसेस को, उसमें नुकसान कम से कम हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? हार्डनिंग प्रोसेस को अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पैडी फील्ड्स। यहाँ पर आप ध्यान रखना है, पैडी फील्ड का पूछा गया है। तो ऑप्शन में है राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, एजोला, एनाविना, अजाटोबैक्टर। तो राइजोबियम पैडी फील्ड में नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। एजोस्पाइरिलम ये भी नहीं होगा, इस सोरगम में होता है। अजाटोबैक्टर भी यहाँ पे नहीं होगा। आपका जो एजोला एनाविना है, इसका यूज होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो जो एजोला एनाविना है, ये क्या है? धान के खेतों में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे प्रभावी है। और एजोला एक छोटा पानी में तैरने वाला क्या है? फर्न है। आपको ये ध्यान रखना, एजोला क्या होता है? एक फर्न है, जिसमें एनाबिना एजोली साइनोबैक्टीरियम सहजीवी के रूप में रहता है। और यह संगठन क्या करता है? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन रहती है उसको स्थिर करके जो है फील्ड में अप्लाई करता है, और खुद भी जब बाद में नष्ट होता है तो वो भी एक ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में यूज हो जाता है। तो 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर सीजन तक ये उत्पादन कर सकता है, जिससे क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर को हमें कम से कम देने की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही कारगर साबित होता है धान के खेत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द हाईएस्ट एरिया अंडर पल्स कल्टीवेशन इज ऑक्यूपाइड बाय। तो भारत में जो दालों की खेती होती है उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का है, या किस मतलब कौन सी फसल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोई जाती है? तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो विकल्प है आपके सामने मूंग, मसूर, अरहर, और ये कहेंगे इसको तुरबी बोलते हैं साउथ में, और चिकपी, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों यहाँ पर पल्स का पूछा गया था, तो राइट आंसर इसका होगा आपका चना, क्योंकि चने का एरिया सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चिकपी है, जिसको हम ग्राम बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। और भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा चना उत्पादक देश है, ठीक है। इसमें चना में लगभग 17 से 21% तक प्रोटीन पाई जाती है, इससे गरीबों का मांस भी कहा जाता है, फाइबर का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको ये कंटेंट पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उसको हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉर्डे प्लांट। तो सॉर्डे प्लांट आपको बताना है कौन सा है इनमें से।
ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो पालक है, धान है, व्हीट है और रेडिस है, ठीक है, स्पाइनेज, सब 4 ऑप्शन दिए गए। तो शॉर्ट डे प्लांट आपको बताना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर हिंट देता हूँ, आपको किस तरह से पता रखना है कि कौन सा शॉर्ट डे प्लांट होगा, कौन सा लॉन्ग डे प्लांट होगा। जनरली जो रबी क्रॉप्स रहती हैं वो लॉन्ग डे प्लांट रहती हैं, खरीफ शॉर्ट डे प्लांट्स रहती हैं। जैसे गेहूं को आप समझिए, गेहूं की जब पुष्पावस्था आती है, फ्लोरिंग स्टेज आती है, जब दाना उसमें पड़ता है तो आप अक्सर देखते होंगे दिन थोड़े बड़े होने लगते हैं, ठीक है, गर्मी बढ़ने लगती है, दिन थोड़े बड़े होने लगते हैं। तो गेहूं कैसा पौधा माना जाएगा, गेहूं आपका लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट राइस में क्या होता है, राइस में उस टाइम पे दिन छोटे होते हैं, ड्यूरेशन देखने को कम मिलती है, तो यहाँ पर आपका राइस क्या हो जाएगा, शॉर्ट डे प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है, बाकी आपके जो बचे हुए गलत है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम एक बार फिर देख लेते हैं। तो धान शॉर्ट डे प्लांट है, जिसका अर्थ है वह तब फूलेगा, मतलब फ्लोरिंग तब आएगी जब जो दिन की लंबाई 12 घंटे से कम होगी और रात की लंबाई अधिक होगी। जनरली धान जून जुलाई में बोया जाता है, तब दिन बड़े होते हैं, बट सितंबर अक्टूबर में फ्लोरिंग आती है, तो सितंबर अक्टूबर तक दिन छोटे होने लगते हैं। तो ये किस में आएगा, आपका शॉर्ट डे प्लांट में आएगा। बाकी पालक, गेहूं लॉन्ग डे प्लांट थे और मूली कैसा डे न्यूट्रल प्लांट है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। द मेन पर्पस ऑफ पडलिंग इन राइस कल्टीवेशन इज टू, तो प्रोसेस होती है पडलिंग, तो उसका यहाँ पर पूछा गया है क्या उद्देश्य है। तो इंक्रीज एयरेशन, वातन बढ़ाना, मीन्स हवा की अवेलेबिलिटी बढ़ाना। रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू परकोलेशन, पानी के नुकसान को कम से कम करना, जो परकोलेशन से पानी का नुकसान होता है, पानी रिड्यूस होता है, वाटर लॉस होता है, उसको कम करना। और प्रमोट वीट ग्रोथ, खरपतवार की वृद्धि को बढ़ाना। तो ऑफकोर्स ये तो नहीं होगा। इनहेंस रूट रेस्पिरेशन, बाकी इनको हम अभी देखते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो मेन देखो इसमें है क्या ना कि एरेशन तो बढ़ेगा, इनहेंस रूट रेस्पिरेशन ये भी मतलब ठीक है, बट जो मेन पर्पस है आपको यहाँ पर वो पूछा गया है। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर पूछा गया मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य बताना है। तो मुख्य उद्देश्य आपका क्या होगा, रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू परकोलेशन। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी पेडलिंग समझते हैं, पेडलिंग होता क्या है। तो पेडलिंग में क्या होता है, खेत में पहले पानी से भर देते हैं, फिर जो भी ड्राफ्ट एनिमल्स या ट्रैक्टर के द्वारा गहराई तक जुताई की जाती है, जिससे मिट्टी का एक सघन परत बन जाती है। मतलब जिससे आपको मैं अगर डायग्राम से समझाऊं यहाँ पे, तो ये आपका मेन फील्ड है और उसके ऊपर आपने जो है यहाँ पर पानी भर दिया, सपोज एक सेकेंड, ये आपने यहाँ पे पानी भरा है, इसके ऊपर पानी भरा। फिर आप अगर इसमें कोई भी टिलेज प्रैक्टिस अपनाएंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब इसमें जो जुताई टाइप में करेंगे, तो जब ये ऐसे इस तरह से इसमें चलेगा पानी, तो क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स और सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में मिक्स होके एक घोल सा बनाएंगे और फाइनली क्या होगा आप देखेंगे कि जो है, एक सेकेंड गाइस, फाइनली आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका मेन फील्ड था, उसके ऊपर एक लेयर सी इसके ऊपर बन जाएगी मिट्टी की, ठीक है, एक बढ़िया सी लेयर बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो पानी डायरेक्ट नीचे जा रहा था वो पानी जाने की जो रेट है वो कैसी हो जाएगी, रेट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पानी का नुकसान बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये ऊपर परत बन जाती है और परत बनने से क्या था, पानी डायरेक्ट नीचे जो जा रहा था वो नहीं जाएगा, आसपास जो पानी बर्बाद हो रहा था वो बर्बाद नहीं होगा, और हमारे जो राइस फील्ड जो राइस रहेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैडी रहेगा, उसको ज़्यादा ज़्यादा पानी मिल पाएगा। बाकी हमने यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, आप इससे देख सकते हैं, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेडलिंग प्रोसेस में होता क्या है। तो पहला तो ये कि लैंड प्रिपरेशन, यहाँ पर देख रहे हो आप, सूखा खेत है, जुताई कर रहे हैं, उसके बाद फ्लडिंग करते हैं। फ्लडिंग क्या है, पानी से खेत को भर देना, वो फ्लडिंग कहलाता है। तो ये यहाँ पर फ्लडिंग हो जाती है सेकंड स्टेप में। नेक्स्ट है इनिशियल स्टेरिंग, तो जस्ट मतलब पानी भरने के बाद तुरंत इसमें हम जुताई सा करते हैं। फिर यहाँ पर सॉइल चर्निंग, सॉइल को और बढ़िया से मतलब मिक्सिंग करते हैं। तो उसके बाद ड्रेनिंग, पानी को अगर ज़्यादा हो रहा है तो पानी थोड़ा और निकाल देते हैं, फिर लेवलिंग कर देते हैं। फिर ये आपका कहता है कॉम्पैक्टेशन, कॉम्पैक्शन, ठीक है, कॉम्पैक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या है, तो पहला था लैंड प्रिपरेशन, फ्लडिंग, इनिशियल स्टेरिंग, सॉइल चर्निंग, उसके बाद सॉइल कॉम्पैक्ट, और फिर ये हम जो भी इससे कर रहे हैं लेवलिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगर पानी ज़्यादा हो रहा है तो पानी को थोड़ा बहुत निकाल भी दे रहे हैं। उसके बाद आपकी ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा। तो इससे क्या है, मेन पर्पस जो आपका था वो था वाटर लॉस को कम करना, रिड्यूस वाटर लॉसेस, ठीक है। मेन जो पर्पस है हमारा तो वो है रिड्यूस वाटर लॉसेस, जो परकोलेशन से हो रहा था। तो ये आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर नोडुलेशन इन लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो दलहनी फसलों में जो गांठें बनती हैं, नोड्यूल बनते हैं रूट्स में, उनके लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ऑप्शन है मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और सल्फर है। तो दोस्तों इसके लिए जो नोडुलेशन होता है इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसको एक बार और अच्छे समझते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नोडुल्स हमने मेंशन कर रखी हैं। ये जैसे आप
ये माइक्रोस्कोपिक ये फोटो है, बट आप उसमें ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो आप कुछ देख पा रहे होंगे यही नोड्यूल्स होती है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इसमें राइजोस्फीयर रहता है, जहाँ मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो होते हैं। तो इसमें यही है कि मोलिब्डेनम जो है वो नोड्यूलेशन और नाइट्रोजन फिक्शन के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज एंजाइम का एक अभिन्न हिस्सा होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है और इसकी कमी से गांठों का आकार छोटा हो जाता है। तो अगर मोलिब्डेनम की कमी रहेगी फील्ड में तो ये नोड्यूल्स बहुत ही छोटी बनेंगी, फुली डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता है इनकी तो वो कम हो जाती है। तो मोलिब्डेनम इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज इज लोअर देन कंपोजिट मेज मेनली बिकॉज। तो संकर मक्का और जो कंपोजिट है समग्र मक्का से कम होती है, इसका क्यों है, ठीक है। ये संकर मक्का, इसको आई थिंक संकुल मक्का बोलते हैं कंपोजिट मेज को हिंदी में। तो इनकी सीड रेट में डिफरेंस क्यों है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन की बात करें तो हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, हाइब्रिड प्लांट्स रिड्यूस मोटिलर्स, हाइब्रिड सीड्स हैव हायर जर्मिनेशन एंड विगर और कंपोजिट सीड्स आर स्मॉलर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो तो फिलहाल ये तो नहीं होगा, ये तो पहला गलत है, क्योंकि दूसरा भी गलत है, ये भी कुछ वैलिड हमें वो नहीं मिल पा रहा है। और कंपोजिट सीड्स ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ है जर्मिनेशन की, जर्मिनेशन और जो उनका विगर है। तो जो हाइब्रिड सीड्स हों उनमें जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़िया देखने को मिलता है, जर्मिनेशन अच्छा देखने को मिलता है, हमें ज़्यादा प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो जो हाइब्रिड मेज होती है उसकी सीड रेट 20 से 25 किलो होती है, जबकि कंपोजिट की 25 से 30 होती है, मतलब संकुल मक्का बोलते हैं, क्योंकि संकर बीजों में उच्च अंकुरण क्षमता होती है और विगर भी ज़्यादा देखने को मिलता है। क्षमता इनकी लगभग 80 से 85, 90 से 95, 80 से 85 रहता है इन दोनों का। 80-85 इसका रहेगा, क्या बोलते हैं, कंपोजिट का और इसका हाइब्रिड का। मतलब कुल मिला के बात यह हाइब्रिड का ज़्यादा होगा। और संकर पौधे मजबूत होंगे, एक समान होंगे और उच्च उपज देने वाले होते हैं, इनमें ईल्ड में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो द डिजीज टिक्का इज एसोसिएटेड विद, टिक्का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो टिक्का पूछा है कि किससे संबंधित है, तो टिक्का ऑप्शन में मूंगफली, गेहूं, सरसों, धान। तो इनमें तो नहीं होगा, क्योंकि टिक्का किसका है, मूंगफली का है। तो टिक्का भी ये दो होते हैं, अर्ली टिक्का, लेट टिक्का। इनके आप वैज्ञानिक नाम याद कर लेना जो भी इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि जो टिक्का जिसको अर्ली लीफ स्पॉट बोलते हैं, लेट लीफ स्पॉट बोलते हैं, ग्राउंड नट या पीनट सेम चीज़ है। तो इसमें फोलियर डिजीज है, पत्तियों में होता है। और पत्तियों में कोई अगर बीमारी लग रही है तो उसका सीधा सा प्रभाव जो है आपके फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण पर पड़ेगा। तो इसमें जो फंगी है वो सर्कोस्परा एर्गेडियोकोला और फेजियोसेरोपेसिस परसोनाटा, ये दो इसमें फंगस है जिसकी वजह से होता है। तो जो अर्ली वाला है वो एर्गेडियोकोला से होता है और जो लेट वाला है वो परसोनाटा से होता है। तो आपको ये दोनों याद रखने। इस तरह से इसमें स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीमेंट्स इज प्राइमरली यूज्ड फॉर सेकेंडरी टिलेज। तो इसमें कौन सा टूल जो है सेकेंडरी टिलेज के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन में है मोल्ड बोर्ड प्लो, डिस्क प्लो, सबसॉइलर और कल्टीवेटर। तो मोल्ड बोर्ड ये है प्राइमरी, डिस्क प्लो भी प्राइमरी आता है, सबसॉइलर भी प्राइमरी है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पर सेकेंडरी पूछा गया। सेकेंडरी क्या होता है, जर्मिनेशन के बाद उसमें जब इमरजेंस हो जाता है, मतलब इमरजेंस होने के बाद जो भी हम उसमें प्रोसेस करते हैं फील्ड में, इमरजेंस क्या मतलब जो आपका सीड आपने बोया वो जम गया और वो मिट्टी के ऊपर आ गया, उसके बाद आप जो भी प्रोसेस करेंगे वो आपकी सेकेंडरी टिलेज में आती है। तो कल्टीवेटर एक ऐसा टूल है जिसको हम यूज करते हैं सेकेंडरी टिलेज में। आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो इसका क्या रहता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, खरपतवार नियंत्रण करना, मिट्टी को मिक्स करना, या आपने कोई पाउडर वाला कुछ फर्टिलाइजर या कोई पेस्टिसाइड डाला उसको मिक्स करना। तो ये काम कल्टीवेटर के ही रहते हैं। बाकी मोल्ड बोर्ड, हल, डिस्क हल, सबसॉइलर ये प्राथमिक जुताई के उदाहरण है, प्राथमिक जुताई के उपकरणों के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल CN रेशियो ऑफ कंपोस्टिंग इज अप्रोक्सीमेटली। खाद बनाने के लिए आदर्श कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात क्या है। तो ऑप्शन में आप है 10:1, 10:1, 20:1, 50:1 और 30:1। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर होगा आपका 30:1। ठीक है, तो कंपोस्टिंग के लिए कम से कम कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना हो जाए, 30:1 होना चाहिए, क्योंकि इस अनुपात में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सूक्ष्म जीव बहुत अच्छा काम करते हैं। यदि अनुपात 40:1 से अधिक हो जाता है तो डिकम्पोजिशन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन जल्दी से टूटता नहीं है। और यदि कम 20 से 1 हो रहा है तो नाइट्रोजन का लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो गोबर में 25:1 होता है, सूखी घास में 50:1 होता है। तो उनको मिला के लगभग 30:1 ये प्राप्त किया जाता है ताकि डिकम्पोजिशन अच्छे से हो पाए। यहाँ पर डायग्राम में हमने मेंशन कर रखा है।
हाई कार्बन मटेरियल क्या है और हाई नाइट्रोजन मटेरियल क्या है, वो यहाँ पर दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। द फिनोमिनन इन विच सीड्स फेल टू जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन, वह घटना जिसमें अनुकूल परिस्थितियों में भी बीज अंकुरित नहीं होते हैं, मतलब पूरा एनवायरनमेंट फेवर में है बट सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा वो पूछा गया है। ऑप्शन में है डोरमेंसी, वायबिलिटी, स्कैरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन। तो वायबिलिटी तो उसकी जीवन क्षमता होती है, तो वो तो नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी जो स्कैरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, ये प्रोसेस है डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। इससे तो मतलब सीड जर्मिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं इन प्रोसेस को। बाकी जो ये कंडीशन है डोरमेंसी, इसकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं। तो इसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं। इसमें एक जो मेजर रीजन है वो ये कि कुछ सीड ऐसे होते हैं उनके ऊपर सीड कोट बहुत हार्ड होता है, तो वो क्या होता है कि वाटर को अंदर नहीं जाने देता, तो सीड कोट को ब्रेक करते हैं, फिर वाटर में सोकिंग करते हैं। पहले इसमें वाटर में सोक किया गया ताकि सीड कोट थोड़ा मुलायम सा हो जाए, उसके बाद इसको तोड़ देते हैं और फिर सीड जो भी आएगा वो जर्मिनेट कर जाएगा। बाकी डोरमेंसी के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं उनके, मतलब ये इंड्यूस्ड हो सकती है, इननेट हो सकती है, इन्वायरमेंट से प्रभावित हो सकते हैं, बाकी जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो डोरमेंसी में क्या है, इसमें बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर भी अंकुरित नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है जो बीज को असमय अंकुरण से बचाता है। डोरमेंसी को स्कैरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन या हार्मोन के द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो वही मैं कह रहा था, जो स्कैरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन ये दो प्रोसेस हैं जिससे डोरमेंसी को हम तोड़ते हैं। स्कैरिफिकेशन में क्या करेंगे, स्कार मीन्स क्या होता है, किसी चीज को खुरचना है, नहीं तो बीज चोल को खरोचना, हटाना, तो वो स्कैरिफिकेशन है। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या है, इसमें टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं, टेम्परेचर के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, तब डोरमेंसी टूट जाती है। तो याद कैसे रखना है, स्कार में क्या होता है कि मतलब किसी को चोट पहुंचने के बाद जो चिन्ह बनते हैं तो वो उसे हम स्कार बोलते हैं ना, तो वही है कि इसमें स्कार में क्या है, बीज चोल को खुरचेंगे। बट स्ट्रेटी में ये टी आ रहा है, तो टी से याद रखना टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बेस्ड प्रोसेस है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर के हिसाब से इसको हम ट्रीट करते हैं। बाकी आपका हार्मोन है, जिब्रेलिक एसिड 3 से भी उपचार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स इज पैरासिटिक इन नेचर, तो कौन सा खरपतवार पैरासिटिक प्रवृत्ति का है, परजीवी है। परजीवी आप समझते होंगे, दूसरे के ऊपर अपना जिसका जीवन होता है वो परजीवी कहलाता है, किसी के ऊपर किसी का न्यूट्रिएंट चुराता है एटलीस्ट जो भी है। तो इसमें साइप्रेटोडोनस से तो ऑलरेडी एक बीड है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फ्लैश माइनर ये भी गलत हो जाएगा, गेहूं का मामा होता है। चिनोपोडियम एल्बम ये बथुआ है, तो ये भी, ये तीनों जो है पैरासाइटिक नेचर के नहीं है। बट जो स्ट्राइगा है ये आपका पैरासाइटिक नेचर का है, जो कि सोरगम में टबैको में देखने को मिलता है हमें। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइगा जिसको हम विच बीड भी बोलते हैं, कभी कभी स्ट्राइगा ना लिख के आपको क्या लिखा मिलेगा, विच बीड लिखा मिलेगा, ठीक है, विच बीड। तो जो फसलों की जड़ों से पोषक तत्व और पानी चूसता रहता है, ये खासकर सोरगम में, बाजरा में, मक्के में और गन्ने में देखने को मिलता है। यह सोने का बंधन भी कहा जाता है, मतलब गोल्डन चेन। बाकी जो थे वो तो सब खरपतवार थे, बट ये जो है ना, ये कैसा है, पैरासाइट नेचर का। आगे बढ़ते हैं। तो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप रोटेशन इज, जिसको हम फसल चक्र बोलते हैं। फसल चक्र से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलते हैं, जो भी एग्रीकल्चर के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। तो फसल चक्र से इसका मेन रीजन क्या है, तो इंक्रीज लेबर रिक्वायरमेंट एकदम गलत हो जाएगा, रिड्यूस इरिगेशन ये भी गलत हो जाएगा, और इंक्रीज मोनोकल्चर ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो जस्ट अपोजिट हो गया क्रॉप रोटेशन के। नेक्स्ट है मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड ब्रेक पेस्ट साइकिल, एकदम करेक्ट आंसर है। क्योंकि फसल चक्र में क्या होता है, हम अलग अलग प्रकृति स्वभाव वाली फसलों को हम बोते हैं, मतलब क्रम से अलग अलग करके बोलते हैं। तो क्या होता है, मान लो कोई कीड़ा ऐसा है जो पर्टिकुलर क्रॉप को लेके मतलब टारगेट कर रखता है, तो अगर नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट टाइम पे हम फसल चेंज कर देंगे तो फिर वो उसमें नहीं लगेगा। और न्यूट्रिएंट्स का भी रहता है कि कुछ क्रॉप्स एग्जॉस्टिव होती हैं, कुछ क्रॉप्स नॉर्मल रहती हैं जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए होता है। तो इसमें यही चीज़ है कि क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फील्ड का यूज़ कर पाएँ, सॉइल का यूज़ कर पाएँ, और सॉइल की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। तो इसको एक बार फिर समझते हैं। तो फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखना, जो रोग कीट चक्र है उसको रोकना, खरपतवारों को नियंत्रित करना, दलहन फसलों को अनाज सीरियल के बाद बोना, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। जैसे होता है क्या है कि जो सीरियल्स क्रॉप रहती हैं, जनरली अनाज वाली फसलें होती हैं, वो खेत से काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, अपटेक कर लेती हैं। तो उसके बाद अगर हम दाल वाली फसलें बो दें तो उसमें जो राइजोबियम रहता है वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा, तो इससे क्या होता है कि सॉइल थोड़ी न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, क्रॉप रोटेशन में आती हैं। गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल बो देना, ये भी क्रॉप रोटेशन का एक पार्ट है,
ठीक है, तो ये सारे पार्ट क्रॉप रोटेशन के हैं, इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो 2022 में आपने लेग्यूम्स क्रॉप लगाई, तो नेक्स्ट सीजन 2023 में आपने सीरियल्स लगा लिया, उसके बाद सनफ्लावर्स लगा लिए, तो इस तरह से तिलहनी फसल होगी, अनाज वाली फसलें होंगी और दाल वाली फसलें होंगी, जिससे मैक्सिमम आपका यूज हो पाए फील्ड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बच रहे इसके बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोफिलिक क्रॉप? थर्मोफिलिक मीन्स टेम्परेचर, ऊष्मा प्रिय। ऊष्मा प्रिय फसल कौन सी जिसको मतलब ज्यादा हीट चाहिए रहती है? ठीक है, थर्मोवर्ड जो होता है, थर्मोवर्ड कहीं भी है तो आप समझना टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें हैं, मतलब हीट से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे थर्मामीटर हो गया, थर्मोफिलिक हो गया। तो पी तो ये तो सर्दियों में होती है तो गलत हो जाएगा, पोटैटो भी सर्दियों में होता है, भी गलत हो जाएगा लगभग में, और बारले ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका बचा आपका कपास, जिसको हम कॉटन बोलते हैं, तो ये थर्मोफिलिक क्रॉप है। डायग्राम में आप कपास देख पा रहे हो कितना सुंदर सा है, ये इसका बिनौला है। बाकी कॉटन एक थर्मोफिलिक फसल है जो हाई टेम्परेचर पर अच्छी तरह विकसित होती है, जिसको हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, व्हाइट गोल्ड आपका क्या है? व्हाइट गोल्ड आपका कॉटन होता है। ठीक है, और ये गुजरात महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से उगाया जाता है। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि जो पेस्टिसाइड आते हैं उसमें आपने बोटल्स में देखा होगा कभी WP लिखा मिल जाए या पैकेट में, तो WP का मतलब क्या होता है? पहला है वाटर प्रूफ, एकदम गलत। फिर है आपका वॉशिंग पाउडर, ये तो होगा ही नहीं। वाटर प्रोडक्ट, ये भी नहीं होगा। बाकी आपका बचा वेटेबल पाउडर, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेटेबल पाउडर होता है। तो वेटेबल WP वेटेबल पाउडर एक पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन है जिसमें सक्रिय तत्व एक्टिव इंग्रेडिएंट 25 से 75% तक एक वेटिंग एजेंट के रूप में रहता है, उसमें कैरियर होता है। मतलब एक तो होगा मेन चीज जो आपका है, मतलब जो भी आपका पेस्टिसाइड है। दूसरा क्या होता है कि उसके साथ कुछ चीजें और मिलाई जाती हैं, एकदम वो प्योर तो नहीं होता है, ताकि वो जो उसको कैरी करेगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए जैसे आप यूरिया की बोरी लाते हैं, यूरिया का पैकेट लाते हैं, तो वो उसमें 46% नाइट्रोजन है। तो सपोज दैट अगर 50 किलो की बोरी है तो उसमें 23 किलो नाइट्रोजन हो गया, बाकी बचा हुआ वो क्या है? तो वो क्या रहता है कि वो एजेंट रहते हैं, जो उसके कैरिंग एजेंट है, जो उसके वाहक होते हैं। ठीक है, तो जो उसमें रहते हैं, तो यहाँ पर है WP को क्या है? पानी में घोल के स्प्रे किया जाता है, तो वही वेटेबल पाउडर है। बाकी और भी चीजें लिखी मिलती हैं, जैसे आपने अगर ध्यान दिया हो कि EC लिखा मिलता है, तो वो क्या है? एमल्सिफाइबल कंसंट्रेट, SC सस्पेंशन कंसंट्रेट, G रहता है तो ग्रेन्यूल्स दानेदार रहेगा, और T से टेबलेट्स रहती हैं। तो ये सारे फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि द फेमस वैरायटी व्हीट वैरायटी कल्याण सोना वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग। तो कल्याण सोना का विकास कब हुआ है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन में व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन। तो व्हाइट तो ये तो आपको पता होगा ये मिल्क के लिए डेडिकेटेड है। ब्लू वाली ये जो आपकी फिशरीज वाला एरिया है उसके लिए। येलो वाला आपका, येलो में तो आपका ऑयल सीड भी आता है। ठीक है, बाकी ग्रीन में क्या है? ये सीरियल्स के लिए जाने की थी, तो ये सीरियल्स क्रॉप ही है। व्हीट ऑलरेडी, तो बी ऑप्शन राइट होगा इसका, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो कल्याण सोना है, सोनालिका है, WL 711, ये सब कैसी द्वारा वैरायटी थी हाई एल्डिंग की। ठीक है, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे विकसित करी गई थी। बाकी एक और वैरायटी है IR8, धान की किस्म की है, धान की किस्म है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। तो हरित क्रांति के फादर इंडिया में कौन है? MS स्वामीनाथन है, और वर्ल्ड के लेवल पे डॉक्टर एनी बोरलॉग है। बाकी आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। तो आज के थे हमारे 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे, वो हम यहाँ पर आपके लिए लाए। बाकी आपको मैं एक बार फिर बता दूं, ये हमारा पब्लिक चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये UP कैडेट से संबंधित है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई करेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।